आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सो क्वेश्चन नंबर 11, द इम्पेंडिंग डिलिमिटेशन एक्सरसाइज इन इंडिया। डिलिमिटेशन एक्सरसाइज in India requires a delicate balancing of democratic representation with federal equity. You have to read the statement very carefully. With federal equity, elaborate. What are the international practices in this regard? What are the international practices in this regard? What could be an ideal solution to this issue in the Indian context? Now, you have to answer in 250 words as we have come to question number 11 and the question is of 15 marks. हिंदी में देखते हैं, भारत में आसन्न परिसीमन कार्यक्रम के लिए संघीय समानता के साथ लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व के नाजुक संतुलन की आवश्यकता है ना। संघीय समानता, फेडरल इक्विटी एज वेल एज लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व के नाजुक संतुलन की आवश्यकता है। विस्तार पूर्वक समझाइए। अब इसमें आपको देखिए टेल वर्ड क्या है, डायरेक्टिव वर्ड इलैबोरेट, विस्तार पूर्वक समझाना है आपको। इस संबंध में अंतर्राष्ट्रीय प्रथाएं क्या है, भारतीय संदर्भ में इस मुद्दे का आदर्श समाधान क्या हो सकता है। नाउ दिस क्वेश्चन हैज 3 सब पार्ट्स, 3 सब पार्ट हैं इस क्वेश्चन के और आपको तीनों को डील करना है। 250 शब्दों में लिखना है, 15 मार्क्स का ये आपको क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन अब चूंकि 3 सब पार्ट्स हैं तो मोर और लेस आपका जो डिवीजन है वो प्रोपोर्शनेट इंपॉर्टेंस के हिसाब से होना चाहिए कि किस उपभाग को, सब पार्ट को कितना वेटेज देना है, आप इस हिसाब से। अब चूंकि अब पहला जो सब पार्ट है इसको इलैबोरेट करना है तो स्वाभाविक रूप से इसमें जो 3 सब पार्ट बन रहे हैं, एक सब पार्ट ये है, दूसरा सब पार्ट ये है और तीसरा सब पार्ट आपको यहां पर है। सो दिस इज सब पार्ट नंबर 1, दिस इज 2 एंड दिस इज 3। तो प्रश्न आप समझ गए होंगे, परिसीमन की जो एक्सरसाइज होती है, डिलिमिटेशन एक्सरसाइज। अच्छा, अब उसको लेकर यह प्रश्न है। अब तीनों सब पार्ट में वेटेज किस हिसाब से देना है, क्योंकि पहला विस्तार पूर्वक समझाइए कह रहा है, तो 250 वर्ड्स में से एटलीस्ट आपको 50% या 125 वर्ड्स इस पोर्शन को डेडिकेट करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें आपको विस्तार पूर्वक समझाने की बात की गई है। और जो बाकी 2 हैं उसमें आपको 50 से 60 शब्दों में अपनी बात को पूरा करना होगा, ठीक है, 60 वर्ड्स। तो 50% वेटेज शुड बी गिवन टू द फर्स्ट सब पार्ट एंड द रिमेनिंग 2 शुड बी गिवन 25% वेटेज और 1/4 ऑफ द वर्ड शुड बी रिटन। अच्छा, अब चलिए अब शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन में हम इसमें क्या लिख सकते हैं, डिलिमिटेशन प्रोसेस के ऊपर, एक्सरसाइज के ऊपर क्वेश्चन है, तो इस आंसर की शुरुआत हम कहां से कर सकते हैं, आइए देखते हैं। सो we can start with, in the context of delimitation exercise, as it is dealing with delimitation exercise, so we can talk directly with the meaning of delimitation. We can talk with the meaning of delimitation. What do we mean by delimitation? Meaning of delimitation. So that is one approach. Meaning of delimitation. Delimitation किसे कहते हैं, हिंदी में परिसीमन बोलते हैं। चुनाव के लिए, विधानसभा और लोकसभा के चुनाव के लिए, फॉर द पर्पसेस ऑफ इलेक्शन टू लोकसभा एंड द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। सो कॉन्स्टिट्यूएंसीज आर डिवाइडेड एंड द बाउंड्रीज ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज आर फिक्स्ड इन द स्टेट्स। number of seats and the boundaries of constituencies, they are fixed in the states for the purpose of elections to Lok Sabha and the state legislative assembly. This process is called delimitation. इस process को हम delimitation बोलते हैं। बात आ रही है समझ में? चुनाव के लिए हमें कॉन्स्टिट्यूएंसीज डिटरमाइन करनी होती हैं, टोटल नंबर ऑफ सीट्स फिक्स करना होता है, ठीक है, और कॉन्स्टिट्यूएंसीज की जो बाउंड्रीज हैं, जो सीमाएं हैं, उसको भी हमें डिटरमाइन करना होता है। इस डिटर्मिनेशन की प्रक्रिया को हम डिलिमिटेशन कहते हैं या परिसीमन कहते हैं, ठीक है, बात आ गई समझ में। अब इसका कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस क्या है, वेयर इज द कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस ऑफ डिलिमिटेशन? सो द कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस ऑफ डिलिमिटेशन यू विल फाइंड in articles 82 and 170 of the Indian Constitution. Article 82 and 170. Both these articles, they empower the parliament to determine the authority and the method for the allocation or the readjustment after each census. हर सेंसस के बाद, हर जनगणना के बाद, हम जानते हैं कि भारत में प्रति 10 वर्ष, every 10 years there is the provision for census, there is the convention for census. So article 82 and article 170, both of them, they empower the parliament to determine the authority and the method of
रीएडजस्टमेंट ऑफ सीट्स आफ्टर ईच सेंसस, आफ्टर ईच सेंसस। तो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन कहाँ है? आर्टिकल 82 में और आर्टिकल 170 में। नाउ एज वी आर एक्वेंटेड विद द डिलिमिटेशन एक्सरसाइज, ओके, डिलिमिटेशन एक्सरसाइज। तो डिलिमिटेशन एक्सरसाइज किसके द्वारा कंडक्ट किया जाता है? हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्टिंग दिस एक्सरसाइज, दिस प्रोसेस? सो दैट बॉडी इज नोन एज डिलिमिटेशन कमीशन। डिलिमिटेशन कमीशन कहते हैं, परिसीमन आयोग कहते हैं। एंड दिस डिलिमिटेशन कमीशन इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी। यह भारत सरकार के द्वारा स्थापित की जाती है, अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। डिलिमिटेशन कमीशन इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, अपॉइंटेड by the president, though it is a statutory body appointed by the president। statutory body हम उसे कहते हैं जिसकी स्थापना किसी संसद के द्वारा पारित कानून से की जाती है। तो अभी हमने देखा कि आर्टिकल 82 और आर्टिकल 170 में कॉन्स्टिट्यूशन ने पार्लियामेंट को यह पावर दिया है कि वो वैसी अथॉरिटी को और मेथड को डिटरमाइन करे जिससे कि सीट्स के रीएडजस्टमेंट को डिटरमाइन किया जा सके आफ्टर एवरी सेंसस। फाइन, ओके, तो हम इस तरीके से बात को शुरू कर सकते हैं। नाउ कमिंग टू द पॉइंट दैट व्हेन वी टॉक अबाउट डिलिमिटेशन एक्सरसाइज, particularly in India, that is due, that is impending, that is about to happen। 2021 में निर्धारित जनगणना की जानी थी, लेकिन कोविड-19 के कारण वो कार्यक्रम व्यवधान हो गया उस कार्यक्रम में। एंड ऑल्सो by delays due to the central government, so the schedule of the census got delayed and the process of the census has been initiated, तो अगले साल सेंसस जो कंप्लीट होने वाला है उसके बाद डिलिमिटेशन एक्सरसाइज की प्रक्रिया की जाएगी। अब उसमें कुछ चुनौतियां सामने आ रही हैं। देयर आर सर्टेन प्रॉब्लम्स एंड द प्रॉब्लम पर्टिकुलरली विथ रिस्पेक्ट टू मेंटेनिंग द democratic principle of representation, maintaining the democratic principle of representation and balancing it with federal equity अब ये देखिए कितना चुनौतीपूर्ण है। लोकतंत्र कोई आसान व्यवस्था नहीं है, लोकतंत्र बहुत चुनौतीपूर्ण व्यवस्था है, परंतु इसी एडजस्टमेंट को, इसी एकोमोडेशन को एस्टैब्लिश करना डेमोक्रेसी की ब्यूटी है। अब जब हम नए सिरे से सीटों का निर्धारण करेंगे, अलग अलग राज्यों के बीच में सीटों का बंटवारा करेंगे, तो सीटों के बंटवारे में अब समय के साथ राज्यों की जनसंख्या में भी वृद्धि हुई है एंड द पॉपुलेशन इंक्रीज हैज नॉट बीन एट अ यूनिफॉर्म रेट अक्रॉस द कंट्री। Northern states, particularly states like Uttar Pradesh, Bihar, Rajasthan, Madhya Pradesh, they have seen much larger increase in their population compared to the northeastern states or the southern states। तो ऐसे में क्या होगा, जब जनसंख्या में प्रोपोर्शन के आधार पर सीटों का बंटवारा होगा तो ऐसे राज्य जिनकी जनसंख्या की वृद्धि दर कम है उनको नुकसान हो जाएगा, या फिर जिन राज्यों में जनसंख्या स्थिर हुई है उनको सीटों के मामले में नुकसान हो जाएगा। ओके, नाउ लेकिन दूसरी तरफ क्या है, द डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल। सो देयर इज द चैलेंजिंग टास्क ऑफ मेंटेनिंग द डेलिकेट बैलेंस बिटवीन द डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स एंड द प्रिंसिपल ऑफ फेडरल इक्विटी। राज्यों में जनसंख्या के आधार पर सीटों का आवंटन भी होना चाहिए और यह भी हमें देखना है कि वैसे आवंटन में जो अधिक जनसंख्या या तेजी से जनसंख्या विकास वाले राज्य हैं उनको कहीं ज्यादा लाभ ना मिल जाए। एक तरफ तो ये बात है, फेडरल इक्विटी की बात है, दूसरी तरफ बात है कि द डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स ऑफ वन पर्सन वन वोट और कई सारे डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स हैं जिसकी हम अभी आगे बात करेंगे। सो दोज प्रिंसिपल्स शुड नॉट बी हार्म्ड, ओके, एंड देयर मस्ट बी अ बैलेंस बिटवीन दीज टू। सो लेट अस सी how it can be managed। So this delicate balance, as we are talking about the delicate balance between democratic principles and federal equity in delimitation process।
ठीक है, हम इस चीज पर बात करेंगे। ओके, नाउ कमिंग टू द पॉइंट, व्हाट आर द डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स विथ रिस्पेक्ट टू रिप्रेजेंटेशन। प्रतिनिधित्व के मामले में अगर हम बात करें तो डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स क्या माने जाएंगे। सो लेट अस राइट देम डाउन, द डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स। लोकतंत्र में हम किन सिद्धांतों का पालन करते हैं, विशेषकर चुनावों के संदर्भ में। सबसे पहली बात क्या होती है, वन पर्सन वन वोट, हर व्यक्ति को वोट करने का समान अधिकार और हर व्यक्ति के वोट की कीमत एक बराबर। सो वन पर्सन वन वोट, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इलेक्टोरल प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी। इक्वल सफ्रेजेट, सभी को इक्वल वोटिंग की, सबके वोट की इक्वल वैल्यू। अच्छा, दूसरी चीज कि हम इंक्लूसिव रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं, इंक्लूसिव रिप्रेजेंटेशन की। सो देयर इज द प्रोविजन फॉर रिजर्वेशन टू सच सेक्शंस ऑफ पॉपुलेशन हु आर अंडर represented or who are underrepresented in electoral representation। ठीक है, तो उसके लिए आपको प्रोविजन कहां पर मिलता है, अफर्मेटिव एक्शन के थ्रू, रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर शेड्यूल्ड क्लास, शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स, अफर्मेटिव एक्शन। और वो किस माध्यम से, रिजर्वेशन पॉलिसीज के माध्यम से, रिजर्वेशन ऑफ सीट्स किसके लिए, एससीज और एसटीज के लिए। प्रोविजन कहां पर है कॉन्स्टिट्यूशन में, यू मस्ट बी वेरी गुड विद द इंपॉर्टेंट प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन while you are talking about polity. So for SCs, the provision for reservation of seats in the House of People, that is Lok Sabha, and state legislative assemblies is mentioned in Article 330, and the corresponding provision for reservation of seats for scheduled tribes is mentioned in Article 332. तो इसमें प्रिंसिपल क्या है कि ओवरऑल पॉपुलेशन में जो इनकी जनसंख्या का प्रतिशत होगा, प्रोपोर्शन होगा, उसी हिसाब से इनके लिए सीटें आरक्षित की जाएंगी। अब जैसे जनसंख्या में मान लीजिए कि जो पुरानी व्यवस्था अभी तक चली आ रही है कि शेड्यूल्ड कास्ट के लिए 15% सीट रिजर्व है, तो वो इस बेसिस पर है कि पूरे ओवरऑल पॉपुलेशन में उनकी जनसंख्या का प्रतिशत 15 है, तो उसी अनुपात में उन्हें कुल सीटों में भी प्रोपोर्शन उसी हिसाब से दिया गया है। ठीक है, अच्छा, अब तो क्या है कि आफ्टर द 106th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, आफ्टर द 106th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2023, women have also been given reservation in the Lok Sabha and the state legislative assemblies. So when you talk about democratic principles, जब हम democratic principles की बात करते हैं तो reservation to the underrepresented sections or the weaker sections is also a democratic principle which you have to balance while doing the delimitation exercise. उसके बारे में भी बात करेंगे। अच्छा, तीसरी बात क्या है कि participation of electorate, participation of electorate. So the third democratic principle is that there should be inclusive and fair participation of electorate. जो participation है वो fair होना चाहिए, fair participation of electorate. So that is also an important principle. अब आप देखिए कि किस तरीके से उससे मुद्दे विकसित होते हैं। So let us start talking with one person one vote. मान लीजिए कि जहां पर जनसंख्या में जिन राज्यों में वृद्धि हुई है, तो जनसंख्या में वृद्धि होने के बाद वहां पर अपेक्षित किया जाएगा कि नंबर ऑफ सीट्स भी आने वाले डिलिमिटेशन के बाद ज्यादा होने चाहिए। एज इट, अगर वहां पर सीटें या तो उतनी ही रहें या कम जाएं तो वो वन पर्सन वन वोट प्रिंसिपल का वायलेशन होगा या नहीं। जितने व्यक्ति उतने वोट, अगर इस सिद्धांत को माना जाए तो जनसंख्या में वृद्धि के साथ सीटों में भी वृद्धि होनी चाहिए या नहीं। ठीक है, अच्छा, लेकिन अगर सीटों में वृद्धि होगी तो जिन राज्यों में जनसंख्या नियंत्रण को लेकर अच्छे पहल उठाए गए, पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन वहां पर किया गया, पॉपुलेशन कंट्रोल मेजर्स उठाए गए, वहां पर वैसे राज्यों को नुकसान होगा। जिन राज्यों में जनसंख्या तेजी से बढ़ी है उनको फायदा होगा। तो क्या ये फेडरल इक्विटी के प्रिंसिपल को वायलेट नहीं करता? वायलेट करता है। तो डिलिमिटेशन एक्सरसाइज में क्या इस चीज को बैलेंस नहीं किया जाना चाहिए? क्या वैसे स्टेट्स या दक्षिण भारत के राज्य या नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स जिन्होंने की पॉपुलेशन कंट्रोल को लेकर काफी अच्छे पहल किए और उसके परिणाम उन्हें मिले, पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन हुआ, क्या उन्हें नुकसान होना चाहिए?
तो इससे क्या होगा, अगर उन्हें नुकसान होता है सीटों का, सो दोज स्टेट्स एंड द पीपल दे विल गेट एलिनेटेड एंड द फेडरल इक्विटी प्रिंसिपल विल गेट वायलेटेड. ओके, सो नाउ अब ये बात आ गई. लेकिन दूसरी तरफ क्या उन राज्यों में जहां पर की जनसंख्या वृद्धि हुई है, अगर सीटें उतनी ही रहें तो 1 पर्सन 1 वोट प्रिंसिपल का वॉयलेशन है. दैट इज वाई इन द डिलिमिटेशन एक्सरसाइज अ delicate balance is required to be put into these two things. Now let us come to the inclusive representation. इंक्लूसिव रिप्रेजेंटेशन में जब हम आते हैं तो हमने रिजर्वेशन ऑफ सीट्स की बात की, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब की. अच्छा, उसके पहले हम एक बात ये समझ लें कि 1 पर्सन 1 वोट वाला जो प्रिंसिपल है, 1 पर्सन 1 वोट वाला, अगर हम पास्ट में जाएं तो भारत में अभी तक 4 बार डिलिमिटेशन कमीशन स्टैब्लिश किया जा चुका है. 4 times the delimitation commission has been established 4 times in the year 1952, 1962, 1972 and 2002. 2002 4 बार. And this was one of your UPSC prelims PYQ also asked in UPSC prelims. Okay? और जो डिलिमिटेशन प्रोसेस है वो भारत में 3 बार एक्सरसाइज किया गया है, 1951, 1961 and 1971. Okay, so the delimitation exercise, it has been carried on in India in the past 3 occasions, in 1951, 1961 and 1971. Now see, during the delimitation exercise of 1971, the number of seats in Lok Sabha were freezed or fixed at 543. 1971 के जो डिलिमिटेशन परिसीमन का कार्यक्रम चलाया गया था उसमें लोकसभा की सीटों को 543 पर फिक्स कर दिया गया था टिल द ईयर 2000. अब इस चीज को समझिएगा, टिल द ईयर 2000. फाइन. बाय द 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976. किस अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा? 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976, which made a change or which amended Article 81, which amended Article 81. Now it was extended, so this freeze in the increase or decrease of number of seats, this was further extended to the year 2026. ये किस अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा किया गया? 84th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2002. तो 84th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2002 ने क्या कर दिया कि जो लोकसभा की जो सीटें हैं उसे 2026 तक के लिए फ्रीज कर दिया. एंड द बेसिस वाज 1971 सेंसस. तो 1971 सेंसस के बेसिस पर जो सीट का एलोकेशन किया गया था वो 2000 तक चला 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के कारण. अच्छा, उसके बाद फिर 84th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट ने सेम सीट एलोकेशन को कंटिन्यू एक्सटेंड कर दिया 2026 तक. सो दिस वाज द थिंग. अब इस दौरान तो पॉपुलेशन चेंजेस हुए ही है ना, तो हम उन्हीं चीजों की बात कर रहे थे. दूसरी तरफ देखिए, अभी हमने बात की इंक्लूसिव रिप्रेजेंटेशन की, तो एससी जो एसटीज के भी पॉपुलेशन में जो प्रोपोर्शन है, जो कॉम्पोजिशन है, क्या वो अक्रॉस सेंसस सेम रहा है? सेम नहीं रहा है ना. अभी हाल में ही बिहार ने सेंसस किया था, ठीक है. तो बिहार ने जो सेंसस किया तो उसमें ये पाया गया कि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स का जो प्रोपोर्शन है पॉपुलेशन में ओवरऑल, उसमें वृद्धि हुई है. सो इफ वी टॉक अबाउट द इम्पेंडिंग डिलिमिटेशन एक्सरसाइज, क्या उन चीजों को ध्यान में नहीं रखा जाना चाहिए डिलिमिटेशन करते समय? और क्या इससे फेडरल इक्विटी का प्रिंसिपल वायलेट नहीं होता है? अगर कहीं पर एससी एसटी की जो पॉपुलेशन का प्रोपोर्शन है अगर वो ज्यादा हो गया या कम हो गया, तो क्या इससे जो जनरल क्लास की सीटें हैं वो कम नहीं होती? फेडरल इक्विटी का प्रिंसिपल कम नहीं होता है ना? रीजनल रिप्रेजेंटेशन का प्रिंसिपल यहाँ पे वायलेट नहीं होता. सो ऑल दीज फैक्टर्स हैव टू बी टेकन इनटू अकाउंट. Also, the increased complexity with the reservation for women under Article 332, 330A, 332A and 334A. इन 3 आर्टिकल को आर्टिकल 330A, 332A and 334A, these 3 articles were introduced or inserted by the 106th Constitutional Amendment Act, ठीक है, जिसके द्वारा कि महिलाओं को आरक्षण देने का प्रावधान किया गया. उसमें विशेषकर आर्टिकल 334A में यह बात कही गई है कि द रिजर्वेशन
2 women will be granted contingent upon the next delimitation exercise. So जो अगला डिलिमिटेशन एक्सरसाइज होगा उसके बाद ही महिलाओं के लिए आरक्षण प्रभावी होगा. सो नाउ दिस प्रिंसिपल ऑल्सो डेमोक्रेटिक रिप्रेजेंटेशन एज वेल एज फेडरल इक्विटी. नाउ देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट. सो in the impending delimitation exercise, a delicate balance has to be maintained. Fine. Now we come to the participation of electorate. So there must be a fair participation of electorate also. It is a major democratic principle. अब जैसे यहाँ पर हम देखें उदाहरण के रूप में, जैसे यदि हम यहाँ पर उदाहरण के रूप में देखें, if we take an example, so if we take an example, now there are multiple constituencies. Let's say कि अगल बगल में 3-4 constituencies हैं. Okay, now see, मान के चलिए कि अगर 4 constituencies हैं और कोई एक पॉलिटिकल पार्टी है, लेट्स से ए, और ए के जो वोटर्स हैं वो, एंड द प्रेजेंट बाउंड्री ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंसीज आर लाइक दिस. प्रेजेंट बाउंड्री ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंसी इज लाइक दिस. पर पॉलिटिकल पार्टी ए के जो वोटर्स हैं वो मान के चलिए कि लेट्स से अगर वो इस एरिया में ज्यादा कंसंट्रेटेड है, इस एरिया में. नाउ if the delimitation exercise is done in a manner to benefit a certain political party, if the boundaries of the constituencies they are so drawn and manipulated to benefit a certain political party, that process is called gerrymandering. That process is called gerrymandering. और ये जो gerrymandering है, that goes against the democratic principles as well as the principle of federal equity. So this thing also has to be taken into account while talking about the delimitation exercise. Okay, so we have to take into account also this. अब मान लीजिए कि इस पॉलिटिकल पार्टी के अगर जो समर्थक हैं वो इस क्षेत्र में ज्यादा हैं और कुछ इस प्रकार से जो अगला डिलिमिटेशन हो, अगर इस प्रकार से हो, जो अगला डिलिमिटेशन है वो मान लीजिए कि अगर इस प्रकार से हो, एक कॉन्स्टिट्यूएंसी ऐसी बनाई जाए, दूसरी कॉन्स्टिट्यूएंसी ऐसी बनाई जाए और तीसरी और चौथी इस प्रकार से बनाई जाए, तो क्या इस पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी को बेनिफिट नहीं होगा, है ना? सो इट विल बेनिफिट द पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी. ओके, नाउ हाउ टू मेक अ बैलेंस. नाउ द स्टेट्स विच हैव वर्कड बेटर फॉर द पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन, उनको भी पनिश नहीं करना है. वन मैन वन वोट, वन पर्सन वन वोट प्रिंसिपल को भी फॉलो करना है. इंक्लूसिव पार्टिसिपेशन और एफर्मेटिव एक्शंस को भी साथ में लेकर चलना है. तो उसके लिए क्या समाधान हो सकता है? व्हाट कैन बी द सॉल्यूशंस एंड व्हाट आर द इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिसेस. नाउ वी कम टू द नेक्स्ट थिंग, द इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिसेस. व्हाट आर द इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिसेस इन दिस regard? International best practices in this regard. So let us take the example of United States, that is the one of the typical example of federal system. तो यूनाइटेड स्टेट में आप देखेंगे तो वहां पर जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स है, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स जो भारत में लोकसभा के समान है, the lower house, House of Representatives. So there is a freeze on the number of seats in House of Representatives that is fixed at 435 since 1913. तो 1913 से लेकर अभी तक वो सीट की जो संख्या है वो फिक्स है, that has not been changed. Whereas the population, if you see 1911 से अगर हम 2023 के बीच में तुलना करें यूनाइटेड स्टेट्स के पॉपुलेशन की, तो वो लगभग 4 गुना बढ़ चुका है. So that has increased by 4 times. Okay, but the seat has remained unchanged. और वहां पे क्या पॉलिसी फॉलो की जाती है? The method is the policy of equal proportion. Policy of equal proportion. यानी जितने भी राज्य हैं, there are total 50 states in United States. यूनाइटेड स्टेट्स में टोटल 50 राज्य हैं. तो टोटल 50 स्टेट्स जो हैं, जितने भी स्टेट्स हैं, हर सेंसस के बाद सीटों में बदलाव किया जाता है स्टेट के पॉपुलेशन के हिसाब से. लेकिन ये इक्वल प्रोपोर्शन की पॉलिसी या मेथड फॉलो की जाती है जिसमें कि राज्यों के बीच में सीटों के बंटवारे में कोई बहुत ज्यादा परिवर्तन नहीं आता. जैसे अगर हम हालिया
परिवर्तन के बारे में बात करें, सो आफ्टर द प्रेजेंट सेंसस, आफ्टर द लेटेस्ट सेंसस, almost in 37 states there was no change in seats. In one state, particularly Texas, so Texas it gained 2 seats. 5 other states they gained 1 seat each, and there were 7 states that lost 1 seat. ओके तो इससे कोई बहुत सिग्निफिकेंट अंतर वहां पर राज्यों के बीच में सीटों के बंटवारे को लेकर नहीं आता है। अब दूसरी बात, जब हम यूरोपियन यूनियन की करते हैं, यूरोपियन यूनियन में 720 सीट है और वहां पर जो पॉलिसी है वो डिग्रेसिव प्रोपोर्शन की पॉलिसी फॉलो की जाती है। द पॉलिसी ऑफ डिग्रेसिव और डिग्रेसिंग प्रोपोर्शन, पॉलिसी ऑफ डिग्रेसिंग प्रोपोर्शन। वहां क्या किया जाता है कि सेंसस के बाद जो नंबर ऑफ सीट्स हैं, नंबर ऑफ सीट्स, द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ सीट्स एंड टोटल पॉपुलेशन, it increases with increasing population. So number of seats and population, अगर मान लीजिए किसी भी राज्य की जो जनसंख्या है, या यू के केस में हम बात करें तो 27 मेंबर नेशंस हैं उसमें, तो किसी भी देश की अगर जनसंख्या ज्यादा बढ़ गई तो वहां पर सीट और जनसंख्या का अनुपात बढ़ता जाएगा। जितनी ज्यादा जनसंख्या बढ़ेगी, सीट और जनसंख्या का अनुपात उतना ज्यादा बढ़ता जाएगा। तो इससे यह प्रयास किया जाता है कि एटलीस्ट एक इक्विटी मेंटेन की जा सके, पॉपुलेशन इंक्रीज में भी और जहां पर पॉपुलेशन स्टेबल है वहां पर भी। सो दीज आर द इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिसेस एंड वी कैन कंसीडर देम इन द इंडियन कंटेक्स्ट ऑल्सो। लेकिन यदि हम बात करें कि भाई इंडियन कंटेक्स्ट में इसका क्या आइडियल सॉल्यूशन होना चाहिए, ओके, सो व्हाट शुड बी द आइडियल सॉल्यूशन, व्हाट शुड बी द आइडियल सॉल्यूशन इन इंडियन कंटेक्स्ट, इन इंडियन कंटेक्स्ट। तो हमारे पास ऑप्शन क्या है? हमारे पास ऑप्शन एक तो ये है कि हम सीट की संख्या को उतना ही रहने दें, 543 लोकसभा में या जो स्टेट असेंबलीज हैं, और हमारे पास दूसरा ऑप्शन है कि हम सीट की संख्या में वृद्धि करें। ठीक है, क्या कोई बीच का रास्ता है? क्या कोई और दूसरा सॉल्यूशन है? सो वन सॉल्यूशन कैन बी लाइक, सी, if there is any change in the number of seats based upon the population increase, then it is certain that the South Indian states and the northeastern states will have to suffer. It will lead to the violation of federal equity. Federal equity का principle violate होगा यहाँ पर। तो क्या किया जाए? क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि जो लोकसभा है, लोकसभा की सीट्स को अगर हम चेंज ना करें, लोकसभा और राज्यसभा की जो सीटें हैं वो अनचेंज्ड रहें। So the Lok Sabha and Rajya Sabha seats they are unchanged. राज्यसभा में क्यों कह रहा हूं वो आपको अभी समझ में आ जाएगा। And we change the number of seats in state assemblies. क्या हम ऐसा कर सकते हैं? अब इसके पीछे क्या रैशनल हो सकता है? देखिए, लोकसभा की जो सीटें हैं उससे एमपी इलेक्ट होते हैं, and the task of the member of parliament is to legislate over union list, legislate over subjects of union list. They also work for ensuring the accountability of the union government. तो वहां पर हम सीटों की संख्या में बदलाव ना करें ताकि हर स्टेट के लिए फेडरल इक्विटी के प्रिंसिपल को फॉलो किया जा सके, वहां पर कोई दिक्कत ना हो किसी भी राज्य को। और दूसरी चीज कि हम स्टेट असेंबलीज में जो एमएलए की संख्या है, एमएलए की सीट्स हैं, उसमें हम जनसंख्या के हिसाब से वृद्धि कर दें, जनसंख्या के हिसाब से हम प्रोपोर्शनल इंक्रीज कर दें। अगर हम यहां पर प्रोपोर्शनल इंक्रीज कर देते हैं तो इससे, और इस तरीके से करें कि राज्यसभा की सीट में कोई परिवर्तन ना आए, मींस द नंबर ऑफ सीट्स इन राज्यसभा इज फ्रीज्ड, whereas the number of seats of MLAs in the legislative assemblies it is proportionally increased. तो इससे फेयर रिप्रेजेंटेशन, इक्वल रिप्रेजेंटेशन, वन पर्सन वन वोट का भी प्रिंसिपल सिक्योर हो जाएगा और साथ ही साथ फेडरल इक्विटी में भी एक बैलेंस मिल सकता है। सो वी कैन टेक दिस रूट ऑल्सो, और यू कैन सजेस्ट सम अदर ऑप्शन ऑल्सो। आप कोई और ऑप्शन भी सजेस्ट कर सकते हैं। फाइन, सो अल्टीमेटली वी कैन से एज अ कंक्लूजन दैट जो डिलिमिटेशन एक्सरसाइज है यह भारत के लोकतंत्र के लिए एक बहुत सिग्निफिकेंट एक्सरसाइज है। सो इट वर्क्स एज द फाउंडेशन ऑफ द इलेक्टोरल प्रोसेस इन इंडिया, एंड फेयरनेस
inclusivity, equity in this process is essential for safeguarding Indian democracy. तो उसके मूल में यही बात है. ओके फाइन.